आज की ये कहानी एक चोरी की कहानी है। एक ऐसी चोरी कि दुनिया के इतिहास में शायद आज तक इस तरीके से चोरी नहीं हुई होगी, या ये तरीका किसी चोर ने अभी तक अपनाया नहीं होगा इस चोरी को अंजाम देने के लिए। एक चोर जिसे एक 3 बॉक्स को चोरी करना होता है, और वो 3 बॉक्स किसी ज्वेलरी शॉप या किसी बैंक या किसी दुकान से नहीं चोरी करने होते, बल्कि एक जहाज़ से उड़ते समय, यानी उस जहाज़ से वो बॉक्स को आप तब नहीं चोरी कर सकते जब वो एक एयरपोर्ट से उड़ान भरता हो, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर फोर्सेस है वो आपको पकड़ सकती हैं। एक जहाज़ को आप लैंड करने के बाद इस जहाज़ से बॉक्सेस नहीं चोरी कर सकते, क्योंकि जब आप लैंड करेंगे, जिस एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, वहाँ पर भी आप पकड़े जा सकते हैं। इस जहाज़ से आपको इन 3 बॉक्सों को हवा में भी चोरी करना मुश्किल है, क्योंकि अगर एक हवा में आप 3 बॉक्सेस को चोरी करते हैं तो उसे किस जगह पर आप रखेंगे या किस जगह लेकर जाएंगे, ये भी एक खतरे का काम था। लेकिन इस जहाज़ से इन 3 बॉक्सेस को चोरी कर लिया गया था। ये कहानी नेपाल की है। नेपाल के विराटनगर से एक 19 सीटर एरोप्लेन हवाई उड़ान भरता है। उस प्लेन में लगभग 19 पैसेंजर शामिल होते हैं, लेकिन उस प्लेन में 3 बॉक्सेस रखे हुए थे। जिस बॉक्स को चुराने के लिए उसी प्लेन में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। वो तीनों व्यक्ति जिस वक्त विराटनगर से ये जहाज़ उड़ान भरता है, उड़ान भरने के बाद उसे काठमांडू एयरपोर्ट पर जाना होता है, लेकिन काठमांडू एयरपोर्ट पे जाने का जो वक्त होता है वो लगभग 40 मिनट का होता है, यानी 40 से 45 मिनट का डिस्टेंस होता है विराटनगर एयरपोर्ट से काठमांडू एयरपोर्ट से। इन बॉक्सेस को, इन चोरों को चुराने के लिए सिर्फ 40 से 45 मिनट का वक्त था। लगभग उड़ान विराटनगर से ये जहाज़ भर लेता है। उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद उस जहाज़ की 3 सीटों पर से एक एक कर 3 व्यक्ति खड़े होते हैं, और व्यक्तियों के हाथ में एक पिस्टल होती है। तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति एरोप्लेन की जो कैबिन होती है, जहाँ से फ्लाइट उड़ाई जाती है, कॉकपिट की तरफ एक हाईजैकर अपनी बंदूक को लेकर बढ़ता है। बाकी के 2 हाईजैकर पब्लिक की तरफ गन को तानती है और खामोश रहने का इशारा करते हैं। हाईजैकर जो कि कॉकपिट की तरफ गया, वो पायलट पर गन तानता है, और गन तानने के बाद कहता है कि फ़्लाइट को हमारे मुताबिक उड़ाया जाए, वरना सारे पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा। उसके बाद पायलट को एक मैप दिया जाता है। कहा जाता है कि इस मैप के मुताबिक इस जहाज़ को उड़ाया जाए। उससे पहले जो मैप पायलट्स के पास थे वो एटीसी के द्वारा दिए गए मैप के मुताबिक थे, लेकिन ये जो मैप दिया गया था ये इन हाईजैकर्स के हाथों दिया गया था। जब वो मैप देखता है पायलट देखने के बाद कहता है कि इस तरीके से फ़्लाइट नहीं उड़ सकती, क्योंकि बाकी लोगों की जान खतरे में हो सकती है। सब लोग मारे जाएंगे, और हम लोग खुद भी मारे जाएंगे, और आप लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन हाईजैकर्स की ज़िद के बाद, क्योंकि उसकी सर पे बंदूक तनी हुई होती है, वो कहता है कि ठीक है, फिर आपके मुताबिक हम जहाज़ उड़ा रहे हैं। और वो जहाज़ उड़ाता है अपने हाईजैकर्स के कहने के मुताबिक, उसके दिए गए मैप के मुताबिक। अभी तक जो मैप उनके पास था वो विराटनगर से काठमांडू तक के लिए था, लेकिन अब जो हाईजैकर्स उस मैप को पायलट को देते हैं, उस मैप में विराटनगर से फ़्लाइट उड़ती है, बल्कि काठमांडू जाने के बाद अब ये रुख करती है इंडिया की तरफ। और इंडिया का बॉर्डर और नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर होता है बिहार का, वहाँ पर ये जहाज़ लैंड करने की बात आती है। जहाज़ उड़ता है, बिहार की तरफ आता है। बिहार की तरफ आने के बाद फिर हाईजैकर कॉकपिट की तरफ जाता है और कहता है कि फ़लाँ जगह जो एक मैदान है, इस मैदान पे आपको जहाज़ को लैंड कराना है। पायलट कहता है कि हम सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इस जहाज़ को सिर्फ रनवे पर ही लैंड किया जा सकता है। एक मिट्टी के मैदान पर जहाँ पर कई गड्ढे हो सकते हैं, हम सब लोगों की जान जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद हाईजैकर्स के मुताबिक जिस
तरीके से इस जहाज़ को लैंड करने को कहा गया, पायलट उस तरीके से इस जहाज़ को लैंड करता है। बिहार का वो मैदान बॉर्डर पे, उस बॉर्डर के मैदान पर ये जहाज़ को लैंड किया जाता है। और जैसे ही जहाज़ लैंड होने वाला होता है तो पायलट्स देखते हैं कि इस मैदान पर कई जीप्स खड़ी होती, 3-4 जीप्स जो कि उस मैदान पे पहले से खड़ी होती। जहाज़ लैंड करता है, ये तीनों हाईजैकर्स जहाज़ से उतरते हैं और उतरने के बाद फिर पीछे जहाँ पर लगेज होता है, लगेज के रैक पे जाते हैं, वहाँ से इन 3 बॉक्सेस को उतारते हैं और उतारने के बाद अपनी जीप्स पे लादते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अभी तक इन पायलट्स और जो भी सवारी उस जहाज़ में मौजूद थी, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त की जो अभिनेत्री थी, बॉलीवुड अभिनेत्री माला, वो भी उस वक्त उस जहाज़ में मौजूद थी। ये कहानी साल 1972 की। अभी तक पायलट को कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि ये जहाज़ को किस तरीके से हाईजैक कर लिया गया या किस लिए हाईजैक कर लिया गया, ये अभी तक किसी को नहीं पता था। लेकिन जब कुछ देर बाद जब देखते हैं पायलट और बाकी सवारी की अभी कोई हलचल नहीं हो रही, जब वो बाहर उतर के देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं। और उसके बाद फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया जाता है। नेपाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब संपर्क किया गया, उसके बाद जब वहाँ से सहूलत भेजी गई तो पूछा गया, तो पूछने में पता चला कि कुछ 3 लोग थे और वो तीनों लोग इस तरीके से पीछे से 3 बॉक्सेस जो थे वो उठाकर लेकर चले गए। इंडियन पुलिस और बाकी जो नेपाल की पुलिस होती है सब अपने अपने तरीके से तफ्तीश करते हैं, लेकिन इस मामले में अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन उसके बाद फिर किसी के क्लू से ये पता चलता है कि 3 लोग जो इस जहाज़ को हाईजैक किए थे वो मुंबई में। ये सुनने के बाद फिर पुलिस मुंबई जाती है। बिहार पुलिस मुंबई जाने के बाद पहचान करती है और उसके बाद उन तीनों हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उनसे पूछताछ की जाती है, पूछताछ होती है। पूछताछ में सारी स्टोरी निकल कर सामने आती है तो पता ये चलता है कि साल 1972 में नेपाल में राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र और डेमोक्रेसी में फ़र्क होता है। राजतंत्र होता है यानी आप जो भी आदेश लगाएं, राजा का जो भी आदेश हो उस पर आपको खामोशी से उसका पालन करना होता है। और डेमोक्रेसी होती है तो उसमें आपको आज़ादी दी जाती है। वहाँ पर नेपाल में कुछ तंजीमें डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ रही थी और ये जो हाईजैकर्स थे ये भी उन्हीं डेमोक्रेसी लड़ाई लड़ने वाली तंजीमों के कारकुन थे। यानी ये एक डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने वाले एक्टिविस्ट थे। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने ये काम किया था। तो पूरी ये स्टोरी जो खुलकर सामने आती है तो उसमें पता ये चलता है कि उस वक्त की जो नेपाली कांग्रेस थी जो इस लड़ाई को लड़ रही थी, उसके जो मेन सिपाही थे वो जेल में थे। जेल में उनकी मुलाकात एक दूसरे लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने वाले एक सिपाही से होती। वो दोनों आपस में बात करते हैं और बात में ये पता चलता है कि लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की कमी हो रही है, यानी अब हमें पैसे की ज़रूरत है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। उसके बाद फिर उन्हें इन पैसों को किस तरीके से हासिल किया जाए ये तरकीब लगाने के लिए लोगों से जुड़ने लगे, लोगों को अपनी ओर खींचने लगे और लोगों से बात करें कि किस तरीके से पैसे का इंतज़ाम हो सकता है। तो उसी वक्त पता ये चला कि राजतंत्र के लिए ये जो बॉक्सेस थे, इन बॉक्सों में पैसे थे। यानी भारत की जो गवर्नमेंट थी इनसे कुछ नेपाल से जो मुआहदे हुए रहते हैं उन रिलेशनशिप में पैसे का लेन देन जारी रहता है। और ये जो बॉक्स थे, इन बॉक्स में हिंदुस्तानी 30 लाख रुपए थे। यानी हिंदुस्तान की तरफ से ये नेपाल को भेजे गए थे 30 लाख, और साल 1972 में ये 30 लाख बहुत हुआ करते थे। अब ये 30 लाख नेपाली राजतंत्र अपने इस्तेमाल के लिए रखती, लेकिन इन्हीं 30 लाख को इन्होंने चोरी किया था। अब उसके बाद फिर पता ये चलता है कि इन पैसों को हासिल किस तरीके से किया जाए। तो इस राजतंत्र की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले इन सिपाहियों ने प्लान बनाया कि जो भी नेपाली बैंक, नेपाली इंटरनेशनल जो बैंक है, उसका पैसा जो आता जाता रहता है उसकी जांच की जाए, उसका पता लगाया जाए और उसे लूट लिया जाए ताकि हमारी लड़ाई लड़ने में आसानी हो। और उसके बाद फिर इसके लिए उन्होंने एक बैंक के कर्मचारी को हायर किया जो खुद भी एक
लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने वाला सिपाही होता है, उसे अपने साथ मिलाया गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं जिस वक्त पैसे का आवागमन जारी होगा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो बैंक कर्मचारी इन लोगों को एक दिन बताता है कि इस तरीके से हिंदुस्तान से बाई रोड विराजनगर पर 30 लाख रुपए 3 बॉक्स में करके आए हैं। और ये 3 बॉक्स विराजनगर से बाई एयर काठमांडू जाएंगे। काठमांडू ख़जाने में जो बैंक है नेपाल इंटरनेशनल बैंक, वहाँ पर यह पैसा जमा हुआ है। अब उसके बाद यह खबर इन दोनों क्रांतिकारियों को मिल जाती है और ये क्रांतिकारी जेल से छूटते हैं। और जेल से छूटने के बाद इन पैसों को चुराने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से जब ये पैसा विराजनगर से एरोप्लेन में चढ़ाया जाता है, उसी जहाज़ से ये तीनों क्रांतिकारी भी सफ़र करते हैं। और उसके बाद बीच रास्ते में जाने के बाद ये तीनों गन निकालते हैं और गन निकालने के बाद कुछ पैसेंजर की तरफ तानते हैं और कुछ कॉकपिट में पायलट्स की तरफ लेकर जाते हैं। और इस तरीके से फिर एक बिहार के मैदान में इस जहाज़ को लैंड कराया जाता है। वहाँ से उन तीनों बॉक्सों को चुराया जाता है। और चुराने के बाद उस वक्त उनका साथ एक हिंदुस्तानी भी दे रहा था जो कि दार्जिलिंग में बैठा हुआ था। वो हिंदुस्तानी इन क्रांतिकारियों का साथी था। वो इनसे कहता है कि आप लोग पैसा वहाँ से लीजिए और उठाइए और उसके बाद फिर आप दार्जिलिंग बाई रोड आ जाइए। और बाई रोड दार्जिलिंग आने के बाद इस पैसे को हम लोग ठिकाने लगाएंगे। इस तरीके से ये लोग उस जहाज़ से पैसा निकालते हैं और पैसे का बॉक्स उठाने के बाद फिर ये दार्जिलिंग जाते हैं। दार्जिलिंग में कुछ दिन रहते हैं, इन पैसों का हेर फेर करते हैं और हेर फेर करने के बाद फिर इन पैसों को वो मुंबई लेकर आते हैं। उस वक्त मुंबई में इनका जो मेन मुखिया, जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो उस वक्त मुंबई में ही थे, क्योंकि जो हिंदुस्तानी कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस जो थी, इनका आपस में बॉन्डिंग इनकी अच्छी थी। जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट थी वो नेपाली क्रांतिकारियों का साथ देती थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि डेमोक्रेसी सबका हक होता है। हिंदुस्तान भी एक डेमोक्रेसी मानने वाला मुल्क है, इसी तरीके से वो नेपाल को भी चाहते हैं, इसलिए वो साथ देते हैं। तो उस वक्त उनका आना जाना नेपाल से दिल्ली का और नेपाल से मुंबई का हमेशा लगा रहता था। जो नेपाली कांग्रेस के मेन मुखिया थे, तो वो जो 3 व्यक्ति थे वो दार्जिलिंग से वापस आते हैं मुंबई आने के बाद उनका जब पता चलता है फिर वो गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद फिर उनके ऊपर केस चलता है और केस में उनको जो अदालत सज़ा सुनाती है वो 3 साल की सुनाती है। उसके बाद फिर जब ये लोग जेल से छूटते हैं, जेल से छूटने की इनकी वजह ये होती है कि उसी वक्त हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू होती है। इमरजेंसी के दौरान ही इन्हें छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर नेपाल में जो डेमोक्रेसी की लड़ाई थी वो और उरूज पर जाती है और ज़बरदस्त इस लड़ाई को लड़ा जाता है। फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है और उस वक्त वहाँ के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो इन्हीं नेपाल कांग्रेस के जो मुखिया थे, जो अध्यक्ष थे, उन्हीं को बनाया जाता है। और उस वक्त जो हाईजैकर्स थे, जो तीनों जहाज़ को हाईजैक किए हुए थे, उन हाईजैकर्स भी धीरे धीरे करके एक के बाद एक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। और इस तरीके से एक क्रांतिकारी जो कि डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई लड़ते लड़ते डेमोक्रेसी अपने मुल्क में लेकर आए। और उसके बाद डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि खुद भी लगातार एक एक करके उस देश के प्रधानमंत्री बनते रहे। ये थी एक अजीब कहानी जो कि नेपाल और भारत दोनों से जुड़ी हुई थी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें।